हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इसमें हम किन चीज़ों को कवर करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाल विकास क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद बाल विकास का अर्थ जानेंगे और बाल विकास का क्षेत्र जानेंगे और उसके बाद अवस्थाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास और साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ये क्या होता है। ये एक ही होता है और इसका जैसे मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अब गेरेट के अनुसार जान लेते हैं। तो देखिए, गेरेट के अनुसार ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके तथा लोगस से बना है। और देखिए, साइके का अर्थ आत्मा यानी कि सोल और लोगस का अर्थ अध्ययन टू स्टडी है। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सोल है, ठीक है ना। और देखिए, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ किसने? तो रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और मनोविज्ञान का जनक, अगर जनक की बात की जाए तो जनक अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद हो जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्रयोगात्मक की पहली प्रयोगशाला तो 1879 यानी 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड द्वारा स्थापित की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विलियम वुंड याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक ने किस तरह से प्रयास के द्वारा, त्रुटियों प्रयास के द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है ना, कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो नियम है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बोरिंग होने वाली कोई बात नहीं कि आप बोर हो रहे हो, पढ़ रहे हो तो बोर हो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। प्लस देखिए, आप लोगों को इसमें रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ आपको इसमें समझना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसलिए इस पर डिस्कस किया। देखिए, हम लोगों ने मनोविज्ञान, क्योंकि ये एक ही है, क्योंकि हमको क्या करना है कि बच्चे के बारे में जानना है। और साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है ना। तो इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़े से और पॉइंट है, इसको पहले देख लेते हैं। मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित विलियम जेम्स ने किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान को विषय के रूप में किसने स्थापित किया, तो विलियम जेम्स ने किया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो वॉटसन ने कहा। यानी व्यवहार का विज्ञान आ जाए तो आप वॉटसन पर टिक करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका लघु में आ जाए तो वॉटसन लिखेंगे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी मनोविज्ञान की बात। ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट और हम लोग बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपके सिलेबस में है। तो बाल मनोविज्ञान ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको स्टार्टिंग करने से पहले इस चीज़ों को इसलिए बता दिया कि देखिए, आपका जो साइकोलॉजी हो जाता है वो भी आपका क्या हो जाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये एक ही चीज़ें हैं, नाम चेंज है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि जो है बच्चों को किस तरीके से बच्चों का जन्म होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी बालक के विकास से क्या आशय है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, गर्भाधान में जाता है। गर्भाधान में यानी गर्भ में आने से लेकर क्या होता है, प्रौढ़ता यानी कि बुढ़ापे तक प्राप्त करने की स्थिति है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो पिता के सूत्र होते हैं और माता के सूत्र होते हैं, उनके संयोग से एक जीव उत्पन्न होता है। और जो जीव उत्पन्न होता है उसको वो एक बच्चा होता है, ठीक है ना। और तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, उसके अंगों का विकास होता है। उसके अंगों का विकास होता है और ये विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे कि ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि बच्चा पहले गर्भ में होता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद देखिए उसमें लंबाई, ऊंचाई, मोटाई सब बढ़ती जाती है, मानसिक विकास होता जाता है, यानी कि प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर लें बाल विकास पर। और देखिए बाल विकास के सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का पेपर होता है। तो ये 50 नंबर का पेपर होता है। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें अच्छे से तैयारी की तो आपके जो आपका स्कोर है वो अच्छा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको 50 में से 25 नंबर लाने होते हैं, लेकिन सिर्फ 25 ही से तो मतलब नहीं, आप लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि 40+ नंबर आने चाहिए, क्योंकि लोगों को आते भी हैं 45, 46, 47 नंबर आते हैं। तो ये आप लोगों की तैयारी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर, देखिए अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकर परिपक्व अवस्था तक के व्यवस्थित को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता और नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियां, मत और रुचियां आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जो चिंतन समस्याएं होती हैं, क्योंकि चिंतन करना कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ें, चिंतन कर रहे हैं ना, तो उसकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं कि हम ये क्लास हम अटेंड कर लें या नायरा मैडम का क्लास अटेंड कर लें तो हमको अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। और तो इस तरह से क्या होता है, ये जो चिंतन होता है उसकी समस्या उसका समाधान हो जाता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हो जाता है। नैतिक तर्क, ये चीज़ आप पढ़ेंगे। देखिए नैतिक तर्कणा क्या होती है। नैतिक तर्कणा ये होती है कि बच्चा पहले तो उसको नैतिकता नहीं आती है, जब जन्म होता है उसको नैतिकता नहीं आती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, आपने देखिए छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको नैतिकता नहीं आती है, क्योंकि नैतिकता जब बच्चा समाज में होता है तब वो सीखता है। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे कैसे होते हैं, अगर उनको किसी ने ऐसे करके गालों पे हल्के से मार दिया तो बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं देखते हैं ये कौन है, कितना भी वीआईपी शख्स हो, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, उसके भी गाल पे वैसे ही मार देगा, ठीक है ना। और बच्चे कितने भी मतलब जैसे घर में गेस्ट आ जाते हैं, वो कितना भी वीआईपी हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो नमस्ते नहीं करेगा, सलाम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने उसको समझा दिया कि अगर तुम नमस्ते या सलाम नहीं करोगे तो तुम पे मार पड़ेगी या तुमको गिफ्ट देंगे, ठीक है। अगर तुम नमस्ते करोगे, कोई आएगा घर में तो तुमको गिफ्ट देंगे, और या आप ये बोल दें कि तुम पे मार पड़ेगी, तो बच्चा ज़रूर सीखता है और बच्चा ज़रूर नमस्ते करेगा या सलाम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कई स्टेज हैं, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कि नैतिकता जो होती है वो किस तरह से होती है, कितनी एज में कौन सी स्टेज होती है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपके सीटर में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो बाल विकास है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको कवर करिएगा, क्योंकि बाल विकास सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ही लिए नहीं, आपके जितने टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीटेड हो गया, सुपर टेट हो गया, इसमें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो भी मैं पॉइंट्स बताती चलती हूँ उसको भी नोट करते चलिएगा और प्लस आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से समझते चलिएगा। और देखिए क्या होता है, आपका ये हो गया कि सृजनात्मकता हो गया, नैतिक तर्क हो गया और व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, क्योंकि बच्चा जब संपर्क में आता है, सामाजिक संपर्क में आता है तो व्यवहार करना सीखता है, किससे हमको किस तरह से किस ढंग से बात करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सामाजिक संपर्क में ये सब चीज़ें होती हैं। और देख लेते हैं दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो
हम कह सकते हैं कि बाल विकास या बच्चों का विकास, बाल विकास का मतलब होता है बच्चों का विकास, मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए हर्लॉक महोदय ने कहा है कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। ठीक है ना। और बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं, ये परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। तो ये आपकी जो डिफिनेशन हो जाती है यह हर्लॉक महोदय ने दी है। उसके बाद एक डिफिनेशन और देख लेते हैं ड्रेवर के अनुसार। तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। क्या है? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। और उदाहरण के लिए किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। ठीक है ना। ये किसके अनुसार है? तो ये ड्रेवर महोदय के अनुसार है। अब हम लोग देख लेते हैं बाल विकास का अर्थ। देखिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यही चीजें पढ़ ही रहे हैं, बाल विकास का अर्थ ही इसी में सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका देख लेते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा बाल मनोविज्ञान की वो शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। उसके बाद देख लेते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आप लोगों के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह की देखिए डिफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है आप लोगों से ये किसकी डिफिनेशन है। तो जब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, देखिए ये क्रो एवं क्रो की डिफिनेशन है और पहले हम लोगों ने देखिए ड्रेवर की डिफिनेशन को पढ़ा। तो इस तरह की डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, या क्वेश्चन अतिलघु में आ जाता है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार परिभाषा लिखें, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज देख लेते हैं कि बाल विकास का जनक किसे माना जाता है। तो बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं बाल विकास के क्षेत्र। तो बाल विकास के क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें देखिए बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यापक मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है ना। और बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, यानी इसमें निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इनको देख लेते हैं। देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अब देखिए इसमें क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन मतलब क्या होता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। क्या है? तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। ठीक है ना। और मानव एक क्या है, जो मनुष्य है वो विकासशील प्राणी के रूप में जन्म लेता है। यानी क्या होता है कि जो मनुष्य है वो विकासशील प्राणी के रूप में जन्म लेता है। और बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक होता है। देखिए मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो उसमें विकास होता रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और इसके अंतर्गत देखिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। इसमें देखिए सभी विकास होते हैं। शारीरिक विकास होता है, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसा होता है, और उसके बाद देखिए उसकी लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। और देखिए सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चा जब समाज में जाता है, उसके संपर्क में रहता है,
तो बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, वो जितने लोगों से मिलता है तो उसमें विकास ही होता है। और सामाजिकता कब आती है, जब वो किसी के संपर्क में जाएगा, यानी बच्चा पहले अपने घर में रहता है, अपनी माँ से, सबसे पहले तो वो अपनी माता से सीखता है, फिर उसके बाद अपने पिता से सीखता है, फिर उसके बाद अपने पर्यावरण में अपने पास पड़ोसियों से सीखता है। जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, बच्चा वैसा ही सीख जाता है। उसके बाद वो जाता है विद्यालय। अब विद्यालय में देखिए हर तरह के बच्चे आते हैं, तो उसका क्या हो रहा है, वो सामाजिकरण हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं, और तो वो क्या सीख रहा है, वो लगातार सामाजिकरण को सीख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जैसा परिवेश मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, बच्चे उसके अकॉर्डिंग ढलते जाते हैं। और क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब इनकी अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी अवस्था हो जाती है, ये आप लोगों के लिए जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि शिशुअवस्था की जो काल बताएं कितना टाइम होता है, या बाल अवस्था का या किशोर अवस्था का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शिशुअवस्था। तो देखिए शिशुअवस्था को समझ लेते हैं। शिशुअवस्था, तो इसमें देखिए जन्म से 5 वर्ष तक शिशुअवस्था जो रहती है वो कब तक रहती है, तो जन्म से, आप लोग याद रखिएगा इसको अच्छे से, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। और इसमें क्या होता है, देखिए विकास अवस्थाओं में शिशुअवस्था का अपना विशेष महत्व होता है, यानी विशेष स्थान होता है। और शिशुअवस्था में बच्चे के भावी जीवन का निर्माण होता है। इसमें देखिए भावी जीवन का निर्माण होता है, और इसको भी कई प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित रूप में कई रूपों में बांटा गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा आपको लेंदी भी पढ़ना रहेगा, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप लोगों के समझ में नहीं चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है, यानी कि जो शिशुअवस्था है जन्म से 5 वर्ष तक की है, तो इसमें क्या होता है, जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, देखिए जो शिशु होता है उसका शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है, यानी वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, और धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पालन पोषण द्वारा परिपक्व हो जाता है। यानी कि क्या होता है, वो पहले तो अपरिपक्व होता है, यानी कहते हैं मैच्योरिटी अभी नहीं आई, वो भी मैच्योर नहीं हुआ है, तो शिशुअवस्था में बच्चा अपरिपक्व होता है। और समझ लेते हैं इसको, देखिए उसे भोजन एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, यानी क्या होता है, उसे इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या होता है, जब वो रोएगा तभी उसको खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको स्नेह की भी ज़रूरत होती है, वो मतलब चाहता है कि हम ही को सब लोग माने, हम ही को सब लोग चाहें। तो इस तरह की आप देखिएगा जो आपके यहाँ छोटे बच्चे होंगे तो आप वो इस तरह की उनमें फीलिंग होती है, वो इस तरह से चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आश्रित भी दूसरों पर ही होते हैं, आप उनको जैसा रखेंगे बच्चे वैसे रहेंगे, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि हमको भोजन कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे लाना है। और छोटे बच्चे हैं वो तो रोए तो उनको खाना मिला, तो बस ये चीज़ यहाँ पे हो गई। और देखिए इस समय जो बच्चा होता है तो क्या होता है, ज़्यादातर व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। और वही चीज़ अभी बता रही हूँ कि जब भूख लगने पर तो वो रोता है, क्रोधित होता है यानी गुस्से में होता है, जो वस्तु इसके पास होती है उसे मुंह में भी डाल लेता है। जो छोटा बच्चा होता है क्या करता है कि जो उसके पास में ये नहीं जानता है कि ये वस्तु कैसी है, ये हमारे लिए खतरनाक है या क्या है, ये तो जो बड़े होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि बच्चों के पास हमें कोई चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। उनको कोई चीज़ मिली तो वो डायरेक्ट उसको मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो सीखने की गति होती है इस अवस्था में तो बहुत तेज होती है, और कल्पना की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। तो और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वो हमने आज डिस्कस किए हैं। अब देख लेते हैं बाल्यावस्था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, शिशुअवस्था। अब सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं
बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है ना। ये अवस्था कब से कब तक रहती है? तो ये आपकी रहती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसमें देखिए क्या बच्चों की एक्टिविटी होती है। जो बाल्यावस्था होती है तो इस अवस्था में बच्चे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनके अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, सरलता से नहीं समझ पाते हैं। यानी कि जो बाल अवस्था में परिवर्तन होते हैं उनको जो उनके बड़े होते हैं, अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और जो शिशुअवस्था से बाल अवस्था में जब वो एंट्री करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, तब बच्चा क्या होता है, आत्मनिर्भर होने लगता है। यानी अभी देखिए शिशुअवस्था में बच्चा क्या था कि आत्मनिर्भर नहीं था और अपने क्या था, दूसरों पर निर्भर था। लेकिन अब बच्चा दूसरों पर निर्भर ना रहकर खुद पे निर्भर रहने लगा, है ना। मतलब दूसरों पे निर्भर नहीं रह रहा, आत्मनिर्भर होने लगा और वो अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। अब भाई देखिए 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो अपने आसपास में जो वातावरण है उसको समझ रहा है। उससे आप जैसी एक्टिविटी करेंगे बच्चा वैसी एक्टिविटी करेगा। और इस अवस्था में आप लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पे हम रोशनी डाल लेते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है कि अगर आप बच्चों को, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में 2 बच्चे हैं और एक बच्चे ने पहले बच्चे का बैग फाड़ दिया, तो क्या होगा, दूसरा बच्चा भी जिसका बैग फटा है वो भी आपका बैग फाड़ देगा, नहीं करेगा तो बुक फाड़ देगा, नहीं होगा तो पेंसिल तोड़ देगा। बहरहाल वो बदला जरूर ले लेता है, क्योंकि इस अवस्था में इस तरह की भावना देखने को मिलती है। आपके आसपास में भी बच्चे हों तो आप उनसे करके देखिएगा, अगर आपने उनको प्यार दिया तो वो आपको प्यार देंगे, अगर आपने उनको गुस्से में कर दिया या आपने उनको उनकी कोई चीज़ का नुकसान कर दिया तो वो आपका नुकसान ज़रूर करेंगे। क्योंकि जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो बच्चों की ऐसी ही अवस्था होती है। और इसमें थोड़ी सी और रोशनी डाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाल अवस्था होता है उसके विकास की गति में धीमापन आ जाता है। देखिए इसको समझ लेते हैं कि बाल अवस्था में विकास की गति जो होती है उसमें धीमापन आ जाता है और इस समय जो बच्चा होता है उसकी मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। और देखिए कि बच्चा जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, यानी कि जो भी चीज़ों के संपर्क में वो आता है तो उन सब के विषय में वो जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि ये क्या है, ये नहीं है, वो ऐसा क्यों है, इस तरह के वो क्वेश्चन करता है। लेकिन कभी भी इस एज के जो बच्चे हों अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उन्हें शांत करके नहीं बिठाएंगे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देंगे। क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इस एज में तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन करेंगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि उनकी मानसिक योग्यता है, वो एक्टिविटी कर रहे हैं यानी वो करके कुछ सीख रहे हैं। इसलिए आप लोग जब भी बच्चे क्वेश्चन करें तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर दें। उसके बाद हो जाता है, देखिए इसमें और एज देख लेते हैं किशोर अवस्था। ये कब से कब तक रहती है किशोर अवस्था? तो किशोर अवस्था आपकी जो हो जाती है वो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि किशोर अवस्था जो किशोर अवस्था होती है ना, तो वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट समय है। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में ये तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है कि इसमें बच्चा क्या होता है कि ये समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये अवस्था कब से कब तक होती है, तो 13 से 18 वर्ष तक होती है। तो ये बच्चे क्या होता है, बच्चे सबसे जटिल काल है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, किशोर जो है वो नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। और बाल अपराधों की संख्या भी सबसे अधिक अगर होती है, यानी सबसे ज़्यादा अगर होती है तो इसी अवस्था में होती है, क्योंकि बच्चा जो बाल्यकाल है, बाल्यकाल से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक सभी परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं तो बच्चा इनको समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, देखिए जो पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। क्या कहा है, तो टीनेज भी कहा है, टीनेज भी
कहा है। और जो किशोर अवस्था को स्टेनले हॉल, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा है तो किशोर अवस्था के बारे में, स्टेनले हॉल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि किशोर अवस्था को यानी गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। क्या कहा है? गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, गंभीर उथल पुथल की, उथल पुथल की अवस्था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो किशोर अवस्था होती है तो इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास बड़ी ही तेजी से होता है। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और किशोर के जो मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है, यानी कि तेजी से हो जाता है। और इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का भी बहुत ज़्यादा विकास होता है। और क्या वो बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं मानता है, वो अपने आप को वयस्क मानने लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ। और किसी प्रकार की उपेक्षा सहन करना उसके लिए कठिन होता है। यानी कि क्या होता है इस एज में कि बच्चा ये सोचता है मैं जो अब वो टीन एज में हो गया ना, तो वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, वही चीज़ है। क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता को ज़्यादा महत्व ना देकर अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता उस पर थोड़ा सा बंदिश लगाते हैं और ये कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, तो वो क्या समझते हैं कि हम ये हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। तो वो अपने जो दोस्त होते हैं उनसे वो ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। क्योंकि देखो, कभी कभी बच्चे कहते हैं ना कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा किया, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा। तो ये इस एज में सभी बच्चों के साथ होता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, ये तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना। और इस अवस्था में कल्पना की प्रधानता रहती है और इस अवस्था में कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। और जो किशोर और किशोरियों की क्या होता है, जो किशोर और किशोरियां होती हैं इनकी रुचि में समानता भी होती है और विषमता भी होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, विषम लिंगीय प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। तो इस अवस्था के बारे में देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता दी। तो अगर इस अवस्था के बारे में आ जाए तो सबसे पहले आप यही चीज़ लिखेंगे। देखिए, जब आप लिखें तो सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करें कि देखिए, सबसे ज़्यादा तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चे अपने आप को महत्व देते हैं और दूसरों को महत्व नहीं देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो किशोर और किशोरी होती हैं उसमें भी क्या होता है, विरोध क्या स्वतंत्रता प्रेमी हो जाते हैं। और देखिए, किशोर अवस्था में विषम लिंगी प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने किशोर अवस्था में पढ़ी। और जो स्टैनली हॉल का जो आपका हो जाता है कि गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसको हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है सेकंड नंबर पर बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन, इसमें होता है। उसके बाद आपका हो जाता है बालकों की रुचियों का अध्ययन। तो इसमें क्या होगा कि रुचियों का अध्ययन होता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, यानी कि देखिए, इसमें कुछ लोग छोटे कद के होते हैं, बड़े कद के होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन होता है। उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगर देखिए बात की जाए शारीरिक विकास, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। तो इसमें क्या कौन कौन सी अवस्था होती है, तो डिंबावस्था होती है, भ्रूणी अवस्था होती है, भ्रूणावस्था होती है, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास होता है। तो इसमें भार और लंबाई और हड्डियों में देखिए क्या होता है कि जन्म के समय क्या कि शिशु की जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम और लचीली होती हैं।
और इन छोटी छोटी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। देखिए सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में बात की जाए तो 270 होती है और उसके बाद 206 होती है, ठीक है ना। तो इस पे देखिए, जब शिशु को फास्फोरस, कैल्शियम एवं खनिज पदार्थों से युक्त भोजन दिया जाता है तब ये हड्डियां मजबूत और सशक्त हो जाती हैं और जो बच्चा होता है उसके धीरे धीरे अंगों का क्या होता है, नियंत्रण बढ़ता जाता है और बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में तीव्र विकास होता है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं और उसके बाद 206 हो जाती हैं। और अगर बात की जाए सिर और मस्तिष्क की, तो जो नवजात शिशु होता है तो उसके सिर का जो अनुपात शरीर की लंबाई की अपेक्षा चौथाई होता है और जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। और जो ये भार होता है तो 2 वर्ष में 2 गुना और 6 वर्ष में 1260 ग्राम हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए भार और लंबाई की, किसकी? तो भार और लंबाई की बात की जाए, भार और लंबाई की बात की जाए तो इस अवस्था में बालिकाओं और बालकों यानी कि जो लड़के और लड़कियों के भार में उतार चढ़ाव रहता है। और क्या होता है, 9 और 10 वर्ष की आयु तक जो बालक होता है, बालक भार में अधिक रहते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और जबकि बालिकाएं शारीरिक भार में अधिक होती जाती हैं। तो ये कौन सा है कि भार और लंबाई में, ठीक है ना। और इस अवस्था में लंबाई 2 से लेकर 3 इंच तक ही बढ़ती है। और अगर हड्डियों एवं दांत की बात की जाए तो इस अवस्था में हड्डियों में मजबूती एवं दृढ़ता आ जाती है और इनकी संख्या 350 तक बढ़ जाती है और दांतों के स्थायित्व आना आरंभ हो जाता है और दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। तो इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो बाल विकास शिक्षा के क्षेत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद पॉइंट है, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो बाल विकास होता है तो वो ये चीज़ देखना होता है कि विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है कि किस एज का बच्चा है, किस अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए बाल अवस्था, शिशुअवस्था, किशोर अवस्था एक ही तरह का तो उतार चढ़ाव नहीं होता है। बच्चा जब छोटा होता है फिर उसके बाद बाल अवस्था में आता है, उसके बाद किशोर अवस्था में आता है तो उसकी सोच बदलती है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पे निर्भर नहीं होता है, वो दूसरों पे निर्भर होता है। उसके बाद जब बाल अवस्था आती है तो बच्चा थोड़ा सा अपने पे निर्भर रहने लगता है, लेकिन जब किशोर अवस्था आती है तो बच्चा पूरी तरह से अपने पे निर्भर हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो इसकी विभिन्नताएं हैं तो उसमें उसके अध्ययन में सहायता मिलती है। अब देख लेते हैं बाल विकास की आवश्यकता है महत्व की, इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो पहला आपका हो जाता है यानी फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद थर्ड नंबर हो जाता है, ये शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। उसके बाद हो जाता है, बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद देता है। बाल विकास व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वो व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है।
देखिए इसमें एक चीज़ बताई गई है। और सबसे देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो किशोर अवस्था होती है इसमें बच्चा चाहे तो बिगड़ सकता है और बच्चा चाहे तो बन सकता है, क्योंकि यही एज होती है जिसमें बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन कुछ बच्चे इस एज में बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था ही होती है क्योंकि वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो इसमें देखिए या तो आप तरक्की की तरफ बढ़ जाएं, और यही एक एज होती है जिसमें तरक्की भी कर सकते हैं, और क्या होता है कि बच्चा कुछ भी नहीं करता है। तो दोनों एक ही एज पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी हो जाती है किशोर अवस्था। उसके बाद देखते हैं अब बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका अध्ययन भी करता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो बाल विकास होता है तो वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अध्ययन भी करता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखिए बाल विकास का अर्थ, उसका क्षेत्र, इसमें जो अवस्थाएं थी उसके बारे में पढ़ा, यानी कि डिटेल में इसके बारे में चर्चा की। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।